की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, तबलीगी जमात के मरकज हजरत निजामुद्दीन का मामला आपको बता दें, आज दिल्ली हाई कोर्ट में अहम समाअत होनी है। मरकज को मुकम्मल तौर पर खोले जाने को लेकर समाअत होनी है। गुज़िश्ता समाअत में मरकज के एक मंजिल को खोलने का हुक्म दिया गया था। तो तबलीगी जमात के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तबलीगी जमात के मरकज हजरत निजामुद्दीन को मुकम्मल तौर पर खोलने को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में अहम समाअत है। गुज़िश्ता समाअत में मरकज के एक मंजिल को खोलने का हुक्म दिया गया था। तबलीगी जमात को लेकर के कोरोना के दौर में जिस तरह से पाबंदी लगी थी और पूरा मामला पेश आया था, इस हवाले से आज दिल्ली हाई कोर्ट में अहम समाअत है। हजरत निजामुद्दीन का ये मामला है, मुकम्मल तौर पर खोले जाने को लेकर आज समाअत होनी है। हमारे नुमाइंदे खुरम दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, क्या माना जा रहा है कि क्या आज इस मामले को लेकर के फैसला आ जाएगा और मुकम्मल तौर पर हजरत निजामुद्दीन को खोला जाएगा? देखिए मुनज़्ज़ा, इस पूरे मामले में जिस तरीके से जो पिछली 3 समाअतें हुई हैं उसमें लगातार हमने ये देखा है कि मरकजी हुकूमत के बयान और वो ऑफर हैं वो लगातार बदलते रहे हैं। तो ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी कि इस पूरे मामले पर आज कोई बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता क्योंकि मरकज की तरफ से पेशकश अगर की जा रही है कि हम एक फ्लोर खोल सकते हैं और दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील लगातार इस मामले में ये कह रहे हैं कि तबलीगी जमात के मरकज शब बारात और रमजान के लिए डीडीएमए की गाइडलाइन के तहत पूरे तौर से खोल दिया जाए, क्योंकि दिल्ली में जो तमाम इबादतगाहें हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, गुरुद्वारे हैं या चर्च हैं, उनको पहले ही खोला जा चुका है। इसलिए इस मामले में भी ये साफ तौर पर होना चाहिए और इसको खोल दिया जाना चाहिए। हालांकि मरकजी हुकूमत की तरफ से पिछली बार ऑफर दी गई थी कि एक फ्लोर को खोला जा सकता है। उससे पिछली बार जब इस मामले की समाअत हुई थी तो उसमें ये कहा था हुकूमत ने कि गुज़िश्ता जिस तरीके से हमने शब बारात और रमजान के लिए 50 लोगों की इजाजत दी थी, उस तरीके से हम इजाजत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले जो समाअत थी उसमें मरकजी हुकूमत की तरफ से ऑफर दिया गया था कि डीडीएमए की गाइडलाइन के तहत तबलीगी जमात के मरकज की मस्जिद को, जिसको बंगला वाली मस्जिद कहा जाता है, उसको खोला जा सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले में पेच फंसा हुआ है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ये चाहता है कि डीडीएमए की गाइडलाइन के तहत जो भी इजाजत मिल सकती है वो इजाजत दी जाए। तमाम तरह की जो पासदारी करनी है, जिन नियम और कानून को देखना है, मास्क पहना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, उन तमाम चीजों पर अमल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसको डीडीएमए की गाइडलाइन के तहत खोला जाए और किसी तरह की रियायत आज 12 बजे के करीब इस मामले की तरफ से आखिर में आज टेकअप किया जाना है। तो इस तरीके से तकरीबन 3:30-4 बजे के करीब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में आ सकता है। देखना ये होगा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से जो वकील हैं जो वहां पर पेश हो रहे हैं, क्या वो पिछली बार की तरह एक फ्लोर खोलने की बात करेंगे या फिर कोई नई पेशकश लेकर आएंगे कि या डीडीएमए की गाइडलाइन के तहत मरकज को खोलने की बात हो सकती है। तो ये एक अहम बात है। खुरम, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कानपुर की। कानपुर के सीसामाऊ से समाजवादी के रुकने असेंबली समेत 500 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जीत के बाद सोलंकी के हामियों ने विजय जुलूस निकाला था, जिसको लेकर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा जुलूस के वीडियो की बुनियाद पर दर्ज हुआ। समाजवादी पार्टी के लीडरान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने वोटों की गिनती के दिन देर रात विजय जुलूस पर रोक हटा ली थी, बावजूद इसके मुकदमा दर्ज किया गया है। विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद एक जीते हुए प्रत्याशी के द्वारा बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों के साथ एक जुलूस निकाला गया था, जिसके बाद इसमें थाना चमनगंज पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इसमें आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
वहीं मेरठ की सरधना सीट से जीत की हैट्रिक की उम्मीद कर रहे बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर संगीत सोम के इलेक्शन हारने के बाद भी तेवर बरकरार है। 10 मार्च को नताइज के ऐलान के बाद से मीडिया से फासला बना रहे संगीत सोम कल अपने असेंबली हलके के खेड़ा गांव में 36 बरादरी के लोगों की पंचायत से खिताब करते हुए अपने पुराने अंदाज में नजर आए। संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के मकामी एमएलए अतुल प्रधान और उनके हामियों को निशाना बनाते हुए धमकाने की भी कोशिश की। मैं गलतफहमी उन गुंडों की निकाल देना चाहता हूं। अभी इंतजार करो, 4-6 दिन में सरकार की शपथ तो हो जाने दो। सरकार की शपथ हो जाने दो। बाबा का बुलडोजर, संगीत का डंडा दोनों बराबर नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन फिर कहता हूं, मेरी ताकत यही है कि मेरी 36 बिरादरी मेरे साथ मुट्ठीबंध करते हैं। इन्हें मत होने दो मेरे साथ। अगर ये मेरे से छूट गए लोग तो ध्यान रखना, कमजोर हो जाऊंगा, कमजोर। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले का आज से आगाज हो गया है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ग्रांट्स के ज़िमनी मुतालबात और जम्मू कश्मीर के लिए इजाफी ग्रांट्स के मुतालबात को भी पेश किया। जम्मू कश्मीर यूटी के बजट पर बाद दोपहर बहस हो सकती है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित आबाद हैं। 90 की दहाई में कश्मीर में जो हालात पैदा हुए उसको लेकर एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई और कश्मीरी पंडितों ने साहिबाबाद के एक सिनेमा हॉल को बुक कराया था। जब कश्मीरी पंडित फिल्म देखकर बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू थे। मादरे वतन से दूरी उनके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। उनसे बात की हमारे नुमाइंदे ने, आइए देखते हैं। कश्मीरी पंडित एक वो कम्युनिटी है जो अपने देश में पिछले 32 साल से विस्थापन काट रही है और हमारी सुध आज तक किसी सरकार ने नहीं ली, जिसका कि एक मलाल, जिसका कि एक दुख हमेशा हमारे दिलों में है और रहेगा। हमारा कल्चर, हमारे त्योहार, हमारे अपने घर, वो सब, हमारा बिजनेस, हमारी नौकरियां, सब कुछ चली गई। सबसे बड़ी बात हमारी पहचान, हमारा धर्म, हमारा शिविज्म। उस समय की ये बात है, वास्तविकता है। उस वास्तविकता को विवेक अग्निहोत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित किया है। आज स्थिति भिन्न है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धारा 370 भी हटा दी गई है। अब बहुत मान सम्मान वापस स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जिस प्रकार का विभत्स घटना हुई है वो वास्तव में बहुत शर्मनाक है। जो पिछले 47 से लेकर पिछले 4 साल तक छुपाया था, जो कुछ हो रहा था वहाँ, वो सब छुपाया था। कोई न्यूज बाहर नहीं निकलती थी। जैसे अभी आपने इस फाइल में, ये पिक्चर में देखा, सब छुपाया जा रहा था। जो असलियत थी अंदर, जो मार काट, जो कश्मीरियों के साथ दुर्व्यवहार हो गया था, वो सब उन्होंने कर दिया है। When I leave Kashmir, I was reading only 8th class. My grandmother, she was every time telling me कि when we will go back to our home, Kashmir, Kashmir, Kashmir. तिमन मारा ओस त्यूता दिमागस मज असर सोमत कि तिमस में वना हमेश कश्मीर कश्मीर कश्मीर। वहाँ पे जो हुआ वही हमें दिखाया उन्होंने कि हमारे सब जो यहाँ के लोग हैं उनको भी ये देखनी चाहिए। ये पिक्चर ये छुपा के रखा था हमारे लिए। हमारे बच्चे पूछते हैं कि आपके साथ ये क्या हुआ था। हमारे बच्चों को पता चला आज कि ये क्या हुआ हमारे साथ। मैं पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज ये फिल्म देखिए। ये इसमें भी कम दिखाया गया, लेकिन जितना दिखाया गया देखो, अपनी आंखें खोलो। अगर नहीं खोलोगे तो आज से डाउन द लाइन 20 साल बाद आपका यही नंदी मरेग और यही बारामूला आपका साहिबाबाद बनेगा।
फिल्म द कश्मीर फाइल पर कांग्रेस के ट्वीट के बाद हंगामा बरपा हो गया है। कांग्रेस का इल्जाम है कि जिस वक्त पंडितों का माइग्रेशन शुरू हुआ उस वक्त मरकज में बीजेपी की ताईद वाली वीपी सिंह की हुकूमत थी। तो पहली बात तो ये कि ये सारा जो घटनाक्रम हुआ, दुखदाई घटनाक्रम, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी और उस जमाने से रखी जब सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच की आपस की दोस्ती एक आधार बन गई कि कश्मीर के प्रति, जम्मू कश्मीर को लेकर के भारतवर्ष की क्या है, भारत सरकार की क्या नीति रही होगी। जैसे इतिहासकार कहते हैं कि इट वॉज ए क्यूमुलेटिव आउटकम ऑफ द सीरीज ऑफ कांग्रेस ब्लंडर्स बिगिनिंग फ्रॉम नेहरूवियन ब्लंडर्स। एक माहौल पैदा कर दिया गया। और जहां तक जगमोहन का संबंध है, केंद्र में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की थी नहीं, तो नियुक्ति कहां से हुई उनकी। और दूसरी बात यह है कि इतिहासकार जानते हैं, हम सब चश्मदीद गवाह रहे, कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, 30-32 वर्ष पूर्व रातों रात अपना चूल्हा रसोई छोड़ करके कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा। श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ हत्याएं की गई प्रमुख कश्मीरी पंडित नागरिकों की, चाहे टीकालाल टपलू थे, चाहे आपके दूरदर्शन के डायरेक्टर थे, ताकि एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया जाए। एक हत्या और 1000 लोग भागे, इश्तहार लगा दिए गए। और जहां तक संबंध है भारतीय जनता पार्टी का या संबंध है इसके विचार परिवार का, संगठन परिवार का, ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसने उस समय शेल्टर होम स्थापित किए, ट्रांजिट कैंप स्थापित किए। हम सब उस समय युवा कार्यकर्ता के तौर पे उसका हिस्सा रहे स्वयं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक रोक दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। राजधानी भोपाल में कल हुई मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। MPATS के जरिए राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना इलाके में हुई मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश हुकूमत ने जहां पूरे मामले को लेकर SIT की तश्कील करने का फैसला किया है, वहीं मुश्तबा दहशतगर्दों के पास से मिले दस्तावेज और धमाका खेज मादे को लेकर सभी पहलुओं पर तफ्तीश तेज कर दी है। वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरुत्तम मिश्रा का कहना है कि 4 दहशतगर्दों से 3 ने अपना ताल्लुक बांग्लादेश से होने की बात तस्लीम कर ली है। 4 संदिग्ध लोग भोपाल में पकड़े गए हैं। अजहर अली उर्फ महमूद, पिता अशरफ इस्लाम, उम्र 32 वर्ष। मोहम्मद अकील उर्फ अहमद, पिता नूर अहमद शेख, उम्र 24। जहरुद्दीन उर्फ इब्राहिम उर्फ मिलोन पठान उर्फ जौहर अली, पिता शाहिद पठान, उम्र 28। फजहर जोनुल आबदीन उर्फ अकरम अल हसन उर्फ हुसैन, पिता अब्दुल रहमान। ये 4 लोग पकड़े गए हैं। ये जानकारी आपके पास भी आ गई होगी। इनके पास हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, 4 मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में बात की जा रही है कि लिटरेचर, कई दस्तावेजात भी बरामद किए गए हैं। क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है? मुझे जो कल गिरफ्तारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना इलाके में जो गिरफ्तारी हुई है, वो गिरफ्तारियां 2 जगह से की गई। एक तो ऐशबाग थाना इलाके से की गई, दूसरा चौकरों से की गई। और ATS में जो MPATS ने बड़ी गिरफ्तारी की थी, उसमें से अब तक जो है वज़ीर दाखिला ने इसकी वजाहत की है। उन्होंने कहा कि इसमें 3 लोगों ने अपना ताल्लुक जो है बांग्लादेश से जो है तस्लीम कर लिया है, जबकि एक ने भी उसके बारे में तफ्तीश जारी है। और वहाँ पे जो धमाका खेज जो है आज मादा बरामद किया गया था, वहाँ पे जो लिटरेचर बरामद किया गया और उसमें जो आधे दर्जन लैपटॉप मिले हैं, उससे तमाम चीजों की जो तफ्तीश की जा रही है। और वहाँ पर इसके साथ साथ जिन लोगों से उनकी मुलाकातें थी, वो कौन लोग थे, उनके बीच उठना पड़ना था। और फिर जब ये लोग वहाँ पर रह रहे थे और हिंदुस्तान से इनका ताल्लुक नहीं था, और फिर पुलिस बार बार जिस बात को कहती है कि अगर आप कहीं पर किसी को किराएदार रखते हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी तौर पर करवाना चाहिए। उसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवाया गया? उन तमाम पहलुओं पर जहाँ पर पुलिस जांच कर रही है, वहीं पे इसी के साथ मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है और SIT तश्कील करने का भी फैसला किया गया है। नजर
मेहताब आलम, वहीं मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या समझा जा रहा है, क्या मंसूबा या क्या अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्या किसी हमले की तैयारी में थे ये चारों लोग? देखिए, अभी तक जो सुराग उसको मिला है, क्योंकि एटीएस के अलावा अगर इंटेलिजेंस एजेंसियों की इनपुट की बात करें तो पिछले कई महीनों से कह रही थी कि जहाँ पर जो विदेशी जो दहशतगर्द हैं वो मध्य प्रदेश उनकी जो है रडार पर मौजूद है। जो पिछले महीने भी इस तरह के जो है अलर्ट किया गया था। और फिर राजधानी भोपाल, जहाँ पर सीएम बैठते हैं, डीजीपी बैठते हैं, पुलिस का महकमा इतना बड़ा है, वहाँ पर एक जो है हेडक्वार्टर से 1 किलोमीटर की दूरी पर इतनी बड़ी तादाद में जो है लोगों का जो है दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाना और फिर उनके पास धमाके अशिया का बरामद होना खुद जो है जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं जो है चूक भी हुई है। और फिर उसे अगर बात करें तो सिवनी के दहशतगर्दों का मामला जोड़े, चाहे उज्जैन का मामला हो, चाहे इंदौर का मामला या खंडवा का मामला है, ये तमाम मामले जो है पुलिस की नजर में है, इसलिए वजह से पुलिस तमाम पहलुओं पर जो है नजर रखी हुई है। और बिल्कुल मेहताब आलम, तो तमाम तर पहलुओं पर नजर रखी जा रही है, हर लिहाज से तहकीकात जारी है। बेहद शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस से पूछताछ का मामला। फडणवीस ने मामला असेंबली में उठाया। मुलजिम की तरह पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है, फडणवीस का कहना है। वज़ीर दाखिला दिलीप वलसे ने फडणवीस को जवाब दिया। पुलिस को जानकारी हासिल करने का इख्तियार है। फडणवीस को पहले भी नोटिस जारी किया गया था। तो पूरा मामला आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस से पूछताछ का है। वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, इस पूरे मामले को लेकर के जहां देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बात रखी तो उनको जवाब भी वज़ीर दाखिला की तरफ से दिया गया है। देखिए, जिस तरह से पिछले 1-2 दिनों में कार्रवाई हो रही है बीजेपी के नेताओं पर, देवेंद्र फडणवीस पर जिस तरह से पूछताछ हुई उसे लेकर सवाल उठाया गया, लेकिन खुद देवेंद्र फडणवीस ने नहीं उठाया। ये सवाल सुधीर मुनगंटीवार ने उठाया और ये जानने की कोशिश की कि जब एक मंत्री हो या फिर अपोजिशन लीडर हो, जब वो कोई बात सामने रखता है तो उस बारे में जानकारी देनी चाहिए। और लोग इस तरह से जांच करते हैं कि जैसे लगता है कि कोई आरोपी, इसका जवाब गृह मंत्रालय को देना होगा। जब ये सवाल सरकार के सामने गया तो उस वक्त उन्होंने जवाब देते हुए इस बात का उल्लेख किया कि कई तरह की शिकायतें मिली थी विधान सभा के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से मिली गई थी। एक बात ये होती है कि अब जब कोई आरोप लगते हैं हाउस के अंदर तो रिकॉर्ड में आता है, और जब वो बस एक आरोप लगाना तरीका अलग है और जब किसी की शिकायत करना अलग है। कि कई सदस्यों ने इस बात की शिकायत की कि फ़ोन टैपिंग किया गया और इसकी वजह से इस तरह के सवालात उनसे भी किए जा रहे हैं। इस तरह की उन्होंने उल्लेख किया और जो पुलिसकर्मी थे जिन्हें हिदायत दी गई थी इस बारे में उनका उल्लेख किया। तो दो चीज़ें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक तरफ फ़ोन टैपिंग की बात सरकार कर रही है और देवेंद्र फडणवीस को ऊपर कहीं ना कहीं दबाव लगाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं पर पेन ड्राइव वाला जो मामला है उसे लेकर देवेंद्र फडणवीस बात करते हुए कि उनसे जो सवाल किया जा रहा था एक आरोपी की तरह किया जा रहा था कि ना कि किसी गवाह के तौर पर, लेकिन वो इससे डरने वाले नहीं। आज शाम ठीक 5 बजे के करीब दिलीप वलसे पाटिल इस बात को लेकर ब्रीफ में मीडिया के सामने अपनी बातें रखेंगे। क्या वजह थी, क्या किस तरह से जांच की गई, आगे कौन कौन से पहलू है, उन सभी चीज़ों का जो खुलासा है वो यहाँ पर किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस के जो आरोप लगाए गए या सदन में जो सवाल किए गए उन सभी का जवाब बाकायदा 5 बजे दिलीप वलसे पाटिल जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है सदन के अंदर देंगे। जी बिल्कुल वसीम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। सच्ची लगन और मेहनत हो तो क्या कुछ हासिल नहीं हो सकता है। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम आपको ऐसे ही बच्चों से मिलवाते हैं जो अपनी मेहनत और लगन से बुलंद मकाम अता करते हैं। देखिए बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 की कैसी कहानी। नरसिम्हन इस सफर में आपका सूत्रधार। हमारे आज की पहली जीनियस ने नृत्य में महारत हासिल की है। उन्होंने बड़ी शिद्दत से भरतनाट्यम सीखा है। नहीं, एक मिनट, वो मोहिनी अट्टम में माहिर है। नहीं, सॉरी, वो कुचिपुड़ी में बेमिसाल है। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन डांस फॉर्म्स परफॉर्म करने वाली ये है कोड़िकोड केरला से 14 साल की नीला नाथ। Please welcome the ace choreographer, the most renowned dance show judge, डांस की दुनिया में गीता माँ के नाम से फेमस, the one and only गीता कपूर। देखिए ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। I am more excited. I am more excited because it's very rare that you see young children who are so accomplished, who are taking interest in dance.
टफ इक्वेशंस को जो एक पलक झपकते ही सॉल्व कर दे, ऐसे हैं हमारे अगले यंग जीनियस। ये हैं मैथ्स के मैजिशियन, मुंबई से 10 साल के कियान अमित सावंत। Hi Kian, congratulations on whatever you've achieved so far. This is the first time I am saying and I am so happy to meet you. The pleasure is mine as well. Kian, the first question is what is 23 plus 46 plus 69 plus 92 plus 115 and so on in that pattern till 943? Is the answer 19803? Absolutely correct. 19803. 19,803 is the right answer, Kian. Well done.